जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, लूसेंट का जो अभी हम लोग ऑडियो वीडियो सीरीज कर रहे हैं उसमें ये आपका 6th पार्ट होगा। इससे पहले 5 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग पिछले वो 5 पार्ट नहीं देखें तो पहले उसे प्ले लिस्ट में जा कर के एक जगह लिखा हुआ है, वहाँ आप जा कर के देखेंगे प्ले लिस्ट में, तो लूसेंट हिस्ट्री ऑल सीरीज इस तरह से लिखा हुआ है। आप वहाँ जा कर के लूसेंट का सारा चीज़ देख सकते हैं। उसमें हिस्ट्री का मतलब कंप्लीट आपको मिल जाएगा। इसे आप ऑडियो वीडियो दोनों के रूप में देख सकते हैं। इसमें जो आप देखेंगे इसमें तो बहुत ही बारीक तरीके से देखिए एनालाइज करके आपको बताया गया है कि हर इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको सर्कल किया गया है, लाइनिंग किया गया है। तो इसको बस वैसे ही नहीं कर दिया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। 10 साल का आपको मतलब पिछले 10 साल का क्वेश्चन लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल तक सभी को एनालाइज किया गया है कि किस टाइप का क्वेश्चन सब एग्जाम में आता है। तो आप लोग जो है इसे किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो या बीपीएससी हो या एसएससी सीजीएल हो, आप इस चीज़ को रिवीजन के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जा कर के आप टेलीग्राम से जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका 6th पार्ट होगा, इससे पहले 5 पार्ट हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे ईसाई धर्म से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ईसाई धर्म से। ये जो आपका 6th पार्ट है। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ब्रैकेट में ईसा, कॉमा ईश्वर पवित्र आत्मा। कुछ नोट में दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। नोट: 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। ईसाई धर्म के बाद पारसी धर्म के बारे में दिया हुआ है, तो अब पारसी धर्म के बारे में देख लेंगे। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ब्रैकेट में ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। इसके आगे अब मगध राज्य का उत्कर्ष देखेंगे। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी
गिरिव्रज राजगिरी थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत पर पांडु रोग से ग्रसित थे। उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चलन्ना से तथा मद्र देश ब्रैकेट में आधुनिक पंजाब की राजधानी राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार ब्रैकेट में वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदाइन मगध की गद्दी पर बैठा। उदाइन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यंक वंश का अंतिम राजा उदाइन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हराकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्यमनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश अर्थात मौर्य वंश की स्थापना की। इसके आगे सिकंदर के बारे में दिया हुआ है। सिकंदर को भी देख लेंगे, कौन सा बड़ा चीज़ है सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। एक बार फिर से देख लेते हैं, सिकंदर इम्पोर्टेंट है, रिवीजन भी हो जाएगा। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई।
सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाईलाइट करके कुछ इम्पोर्टेंट बातें दी हुई है, उसे देख लेते हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बऊ केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बऊ केफला नामक नगर बसाया। इसके आगे मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। मौर्य साम्राज्य भी देख लेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल ब्रैकेट में आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। घनानंद को हराने में चाणक्य ब्रैकेट में कौटिल्य या विष्णुगुप्त, अर्थात चाणक्य का दो नाम था, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य भी था, कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त था, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने चैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। उन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन
एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार, इसके देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य को देखा हमने, अब जो है बिंदुसार को देखेंगे और उसके बाद फिर अशोक को देखेंगे। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। एक चीज़ यहाँ और ध्यान दे दीजिए, देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो उन्होंने वो जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके पुत्र मतलब बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और फिर उनका पुत्र जो है होगा अशोक, वो जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी होगा। तो इस बात को आप लोग, इसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि लोग सोचते हैं जिस धर्म के पुत्र होंगे पिता भी उसी धर्म के होंगे, तो थोड़ा यहाँ डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और फिर जो इनका पुत्र होगा बिंदुसार का अशोक वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वरिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। इथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अब देखेंगे अशोक को। हमने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, उनके पुत्र बिंदुसार हुए, उनको देखा। अब बिंदुसार के पुत्र अशोक को देखेंगे। अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ब्रैकेट में टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियोनीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यहाँ भी तुलना देख सकते हैं आप। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। किन्होंने दीक्षा दी थी? उपगुप्त। चलिए अब आगे देखते हैं। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा
विश्व झोपड़ी था। नोट में दिया हुआ है, नोट देख लेंगे। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए इसका एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1 शिलालेख, 2 स्तंभलेख तथा 3 गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैनथेलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। यहाँ नीचे अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय देखेंगे। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। 3 दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। 4 रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कारलायक ने की थी। 5 लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में। 6ठा
लौरियानंद नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देई है। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछता है कि अशोक के द्वारा सबसे लंबा अभिलेख कौन था, तो वो याद रखेंगे आप लोग, 7वां अभिलेख था। प्रथम शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार ए कुना ब्रैकेट में कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमेइक भाषाओं में प्राप्त है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। यहाँ जो है हाईलाइट करके कुछ इम्पोर्टेंट बातें दी गई है जिसे हम लोग देखेंगे। यहाँ दिया गया है मौर्य प्रांत और उस प्रांत की राजधानी के बारे में बताया गया है कि कौन थे। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, कलिंग का तोसली। दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णागिरी और प्रासी पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्र था। सम्राट की यातायात के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ हैं जिसको देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। मंत्री तुलना किया गया। आज के समय में वो जो मंत्री होता था वो प्रधानमंत्री कहे जाते थे। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, जो धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था उसे पुरोहित बोला जाता था, और जो मंत्री होता था उसे प्रधानमंत्री बोलते थे। इस तरह से तुलना कर सकते। जैसे सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, उसका क्या काम था? युवराज, राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता समाहर्ता कहलाते थे। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्ट्री कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था।
जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त में पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाता था। यहाँ जो है प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य समिति दिया गया है, इसे भी देख लेंगे। प्रथम, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जन्म मरण का विवरण रखना। और चतुर्थ, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। और खष्टी मतलब छठा, बिक्री कर वसूल करना। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। 1 दार्शनिक, दूसरा किसान, 3 अहीर, 4 कारीगर, 5 सैनिक, 6 निरीक्षक एवं 7 सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवतक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप लोग समय निकालकर इसे अवश्य एक बार सुने। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका लाइक और कमेंट्स ही हमें अप्रिसिएट करता है आप लोगों के लिए मेहनत करते रहने के लिए। आप लोग एक अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और बहुत सारा लिंक है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। इससे जल्द ही आपका 7वां पार्ट आप लोगों के लिए लाया जाएगा।